हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? इफ यस तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो भाई, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दो, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड क्लियरली विजिबल और नॉट? बताओ भाई, क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल, यस और नो? यस और नो? आवाज आ रही है? दिखाई दे रही हूँ? यस 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 यस। हाय हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? पढ़ के आए हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? बिना पढ़े लिखे आए हो? अगर बिना पढ़े लिखे आए हो तो बुरे हैं आप लोग, पढ़ के आए तो अच्छे हैं आप लोग, ठीक है? हाय हाय हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी ओपी, हाँ जल्दी तो आ ही जाती हूँ मैं कभी कभी। उधर जूम तो कर दो यार, और वो स्क्रीन ऊपर कर देना। हाँ चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर। ये क्या हो गया भाई? हाँ, let's get started with the last chapter, नहीं है, लास्ट लेक्चर है ऑफ आवर चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, काफी कुछ जान लिया है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपके में जो कंसेप्ट्स होते हैं जिसमें आप सेपरेशन करते हो मिक्सचर का, वो आपके सिलेबस में नहीं था, तो उसको छोड़ के आपके में सिर्फ जो टॉपिक्स हैं वो आज सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। 2 टॉपिक्स बचे हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बचे हैं एंड साथ ही साथ कुछ चेंजेस के बारे में आज हम जानेंगे। सो आई होप सो कि आप सब सही होंगे, मजे में होंगे, कॉपी और पेन मतलब लेके बैठे होंगे, है ना, लिखने के लिए, है ना, ऐसे लेट के या ऐसे कुछ खाते हुए, है ना, या बढ़िया ऐसे बैठ के नहीं देख रहे होगे वीडियो को, है ना। आई होप सो ऐसे आराम से नहीं होगे तुम लोग, लिख के पढ़ने वाले हो, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले करते हैं एक क्विक रिकैप जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अब अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो हम कुछ टॉपिक्स पढ़ के गए थे, है ना। वॉइस आई गेस क्लियर आ रही होगी यार, एक बार चेक कर लेना। वॉइस के लिए लिख रहे हैं, मतलब 1 ही 2 मैसेज आए हैं, तो चेक कर लो एक बार, ठीक है। हम लोग चेक कर लेते हैं, वैसे मेरे ख्याल से तो वॉइस सही आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे, पहले हम रिकैप कर लेते हैं कल के सेशन का। तो अगर हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ के आए हैं तो उन्हें जल्दी से कुछ रिकैप हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने बेटा पढ़ा था सॉल्यूशंस के बारे में, है ना, सॉल्यूशन। ओके बेटा, वॉइसेस ओके। एक हमने पढ़े थे अपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ के गए थे, है ना। सैचुरेटेड का मतलब मैम ने क्या बताया था? ऐसे solution where no more solute can be dissolved in a particular solvent. No more solute can be dissolved in a solvent. अब मैं लिख नहीं रही हूं, चलो लिख देती हूं, at a constant temperature, ठीक है। तो ये हमने जाना था अपने सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में, है ना। कहा था सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। लैग आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है और लैग आ रहा है। अब नहीं होगा यार, ऐसे छोटे छोटे लैग्स में, मतलब बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वैसे ही बेटा बड़े बड़े चैनल्स में से छोटे छोटे लैग आते रहते हैं। तो आई होप सो अभी सही होगा। इज इट ओके नाउ? बता दो जल्दी से, अभी सही है? चलो आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। अब आते हैं अनसैचुरेटेड पे। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या था? अनसैचुरेटेड का मतलब था मैम कि मतलब और सॉल्यूट अभी डिसॉल्व हो सकता है, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, है ना। अब मैम से ज्यादा मत लिखो, ऊपर वाली लाइन कॉपी कर लो। मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज अपना अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर हमने टेम्परेचर को बेटा इंक्रीज कर दिया तो जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है किसी भी सॉल्यूट की, है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, चाशनी बनाई थी, रसगुल्ला, है ना, मतलब ऐसे घर पे तो कभी नहीं बनाया बट ऐसे तुम्हारे साथ मैंने बनाया था, याद है ना, रसगुल्ला बना के गए थे, चाशनी बना के गए थे मतलब उसकी, है ना। तो क्या किया था, बहुत सारा चीनी ऐड किया था पानी में, तो वो मिक्स नहीं हो रही थी, तो उठा के गैस पे रख दिया था। तो हमने बोला जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, उस चीनी की यानी कि शुगर की यानी कि सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, रीजन याद है?
देखो तुम तापुर मैम से पढ़े हो तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे भी कर लोगे, बट कोई मुझे रीजन बताएगा जल्दी से ऐसा क्यों हो जाता होगा। हाँ ऐसा क्यों होता है यार, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो जो शुगर है वो ज्यादा डिसॉल्व हो गई वाटर में, इसका रीजन बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में, ठीक है। और क्या होता है, अगर आपने बेटा टेम्परेचर को कम कर दिया तो यही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है ना, डिक्रीज कर जाती है। बोलो बोलो जल्दी से बता दो, रीजन बता दो मैम को। उसके बाद आपने दो टाइप के क्या पढ़ा था, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस पढ़े थे ना, डाइल्यूट है ना एंड कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में जाना था, है ना। दोनों एक दूसरे के रिलेटिव प्रॉपर्टी थे। क्या बात है यार, क्या बात है, मतलब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आते से ही सही क्वेश्चन, मतलब सही क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया है तुम लोगों ने, वेरी गुड। इसे कहते हैं ना मतलबी बच्चे हमारे, वेरी गुड। तो बेसिकली उसका आंसर था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉल्वेंट है उसके बीच के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, और स्पेसेस बढ़ जाएगी उसकी वजह से, और स्पेसेस बढ़ जाएगी तो सॉल्यूट पार्टिकल जाके बैठ सकते हैं उसमें, तो उसका रीजन होता है। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब इसमें रिलेटिवली लेस सॉल्यूट होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब मोर सॉल्यूट होता है ना। सॉल्वेंट इसमें ज्यादा होता है, मोर सॉल्वेंट, है ना, इसमें लेस सॉल्वेंट। ये एक दूसरे के कंपैरेटिव वैल्यू लिखी देती हूं, इट इज अ रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर आप बोल रहे हो सॉल्यूट कम है तो रिलेट कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से, ठीक है। हाँ जी भाई बोलो, क्या कल का सेशन सभी को परफेक्टली क्लियर हो गया था? बता दो भाई चैट बॉक्स में। अब तुमको पता है चैट बॉक्स की तेजी से एकदम बढ़ना चाहिए, चैट बॉक्स एकदम तेजी से चैट बॉक्स बढ़ना चाहिए जल्दी से। क्या कल की सारी बातें अभी सभी को क्लियर हो गई थी? इन द चैट बॉक्स आ जाए मेरे पास जल्दी से। क्या बात है भाई, वेरी गुड। चैट्स एकदम तेज रहती है ना, चलो वेरी गुड, एक्टिव स्टूडेंट्स हमारी क्लास में, परफेक्ट। तो ये भाई हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो ये हमारा एक रिकैप हो गया। हर क्लास में रिकैप मैं आपको इसलिए देती हूँ ताकि आप प्रीवियस क्लास की चीजें भूलो मत, है ना। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप पीछे का भूलते हुए जाते रहते हो या कभी आपसे मिस हो जाता है सेशन तो आपको समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ के गए थे। तो आई होप सो आप इस तरीके से नोट्स अच्छे से बनाते हो एंड आपको ये प्रीवियस क्लास थोड़ा हेल्पफुल लगता होगा। चलो भाई अब आज के टॉपिक पे आते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को किसी क्वांटिटेटिव मैनर से देखोगे, अगेन क्लास 12th में भी आएगा बेटा, 11th में भी आएगा, दिस टॉपिक इन क्लास इज इन क्लास 11th एंड इन क्लास 12th एज वेल, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके 11th में भी है एंड 12th में भी है। इनफैक्ट इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये टॉपिक। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, काफी सारे डिफरेंट टर्म्स भी पढ़ने को मिलेंगे, बट ये भी उसमें ऐड होता है। तो ये होता क्या है मैम, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यानी कि एक सोल्यूशन आपने जो देखा जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है ना, उसमें किस परसेंटेज में या किस अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में या उस सोल्यूशन में। क्या बोला मैम ने? मैम ने क्या बोला, वापस से सुनना ध्यान से। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट। क्या है ये मैम अमाउंट है। अमाउंट किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब मैंने इस सॉल्यूशन को ले लिया, ठीक, मान लो ये एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट भी मिला है और सॉल्वेंट भी मिला है, मान लेते हैं। मान लो इसमें मैंने पानी और चीनी को मिलाया तो ये एक सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला दिया मैंने। यस मैम। अब कितना अमाउंट ऑफ चीनी मैंने मिलाया है इस सॉल्यूशन में, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन बताएगा, है ना। जैसे मान लो आपने जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूं, मान लो आपने आधा कप चीनी मिला दिया तो आपने बोला यार बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया है ना। आधी चम्मच मिलाया यानी कि डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाया, तो वो तो हमारा हो गया। खैर अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं ये मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है ये आपको बताएगा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि नंबर्स के टर्म में आप कैसे बता सकते हो। तो आपको 3 क्वांटिटी इसमें पढ़नी होती हैं। इसमें आपको वॉल्यूम लो आ रहा है, एक वॉल्यूम लो तो नहीं आ रहा यार, सही है भाई वॉल्यूम। चलो तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने टर्म्स पढ़ने हैं आपको, तो आपको 3 टर्म्स पढ़ने हैं। पहला मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, दूसरा मास बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। क्या बोला मैम ने? पहला है बेटा मास बाय मास परसेंटेज, इसे आप ऐसे लिखते हो m बाय m परसेंट, यहां लिख देती हूँ m अपॉन m परसेंटेज। क्या होता है मैम m अपॉन m परसेंटेज? तो m अपॉन m परसेंटेज जो होता है ये इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि आप परसेंट निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये हो गया आपका मास बाय मास परसेंटेज। व्हाट इज मास बाय मास परसेंटेज मैम? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास लो मैम, नीचे सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का मास रखो, इनटू 100 कर दो, ठीक है? यस मैम। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज नेक्स्ट आता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है मैम? ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, मास बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। लास्ट क्या है बेटा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है मैम? ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। पहला क्या है मैम? मास परसेंटेज, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है? वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और लास्ट में बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो कहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वापस से रिपीट करिए मैम इसको, है ना? तो लास्ट टाइम सुन लो एक चीज, 3 टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे, एक मास अपॉन मास, एक मास अपॉन वॉल्यूम और एक वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। क्या बोला मैम ने? मास अपॉन मास, मास अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन मास में ऊपर हर बार न्यूमरेटर सॉल्यूट रख दो, नीचे हर बार सॉल्यूशन रख दो। ऊपर हर बार सॉल्यूट, नीचे हर बार सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई हर बार 100 से, आ गया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैं यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से एक बार लास्ट टाइम बता दूं, सॉल्यूशन का मतलब मत भूलना। सॉल्यूशन होता है बेटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन देंगे ना तो बस यही चीज है जो थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है। तो ये एक चीज है जो आपको काम आएगी आगे, तो इसको नोट जरूर करना कि सॉल्यूशन का मतलब होता है, जहां जहां आप नीचे सॉल्यूशन रख रहे हो उसका मतलब होता है जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उसको ऐड कर दो। पहले बताओ जल्दी से, फॉर्मूला क्लियर है तो हम क्वेश्चंस में आए? बोलो भाई, क्या हमें फॉर्मूला क्लियर है? परफेक्टली क्लियर है फॉर्मूला, हम क्वेश्चंस में आ सकते हैं। मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बोलो कोई दिक्कत समस्या पिराब्लम कुछ भी? कोई दिक्कत समस्या पिराब्लम है तो जल्दी से बता दो। बोलो 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 बोलो। परफेक्टली क्लियर है तो आगे बढ़ जाए। परफेक्टली क्लियर है? क्वेश्चन कर लोगे? कर लोगे ना क्वेश्चन? नहीं मतलब हो जाएंगे ना क्वेश्चंस? चलो हो जाएंगे मेरे ख्याल से। क्या बात है, बहुत सारे क्लियर आ गए, अब देखते हैं कर पाते हो नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, if 110 gram of copper sulfate is present in 550 gram of the solution, calculate the concentration terms of the solution। क्या गिवन है? पहले आपको हमेशा बेटा लिखना होता है गिवन क्या है आपके लिए। गिवन क्या है आपके पास? गिवन इज कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब ये बताओ ये क्या है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट है आपके पास, यानी कि ये आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट या इसको लिख लो मास के टर्म्स में गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है विच इज इक्वल्स टू 110 ग्राम्स। 110 ग्राम्स, जनरली आप ग्राम के टर्म्स में ही निकालते हो ये वैल्यू, है ना? देन आपको क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में आंसर तो आ ही जाएंगे यार, है ना? आंसर तो आ ही जाएंगे। इट इज 550 ग्राम्स, है ना? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब आपको बोला नहीं उसने कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, बट आपको पता है कि गिवन क्या है। क्या बात है भाई, बहुत सारे आंसर्स आने लग गए, बट आपको पता है गिवन क्या है? मास ही गिवन है दोनों का, तो यानी कि मास के टर्म्स में ही निकालना होगा। तो मास अपॉन मास परसेंट लग रहा होगा मैम, विच इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन एंड मैम मल्टीप्लाई करिए 100 से, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? ये आएगा मैम, ठीक, विच इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100। सो 0 0 विल गेट कैंसिल आउट, है ना? अच्छा ऐसे कर दो, 0 0 विल गेट कैंसिल आउट, 11 5 जा, है ना? 5 2 जा 10 0। सो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है सभी का। सो यहाँ से आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम यहाँ से मास बाय मास परसेंट जो आया है वो आया है 20%। वेरी गुड, सभी का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है? ऑलमोस्ट सभी ने करेक्ट आंसर दिया और बहुत सारे आंसर्स आ गए, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या हमें पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? बताओ
पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया? कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम कुछ है तो बता दो अभी से ही। बोलो 20% इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत मतलब चैट रेट बहुत तेज हो गई और 20 तुम लोग लिख रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अ सोल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ एल्कोहल। किसकी बात हो गई है ये? 50% ऑफ कुछ गिवन है। सोल्यूशन कंटेन्स 50% ऑफ एल्कोहल, यानी कि हमें पहले तो पता चल गया है ना, कुछ तो पता चला है। मिक्स विद 150 ml ऑफ वाटर, दो चीजें पता चली। अब इसका आंसर बताओ, आप क्या बोलोगे कि मैम सोल्यूशन कंटेन्स 50% ml ऑफ दिस एंड ml ऑफ दिस, ठीक है। तो मैम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लग रहा होगा, है ना। तो मैम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में 50 अपॉन 150 डायरेक्ट कर दे रही हूँ, 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 5 3 15 3 3 9 3 3 9.33 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। किसका आंसर आ रहा है 33.33 समथिंग? किसका आंसर आ रहा है 33.33 समथिंग? आ रहे 33.33। क्या बात है, वेरी गुड बेटा। घर में बॉटल है ना, सबके घर में बॉटल है ना, चुल्लू पर पानी लेना है इसमें, और आगे आप जानते ही हो क्या करना होता है ना। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। वाई मैम? चलो गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है, विच इज 50 ml। यस मैम। देन आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, क्या बात है, इतने सारे 33.33 वाले बच्चे हैं, क्या बात है बेटा, वेरी गुड बेटा। अगर यही हाल रहा तो आपके परसेंटेज भी ऐसे ही कुछ मिलते जुलते ना आ जाए, समझ रहे मेरी बात को? इधर पे आओ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, क्या गिवन है? ml ऑफ वाटर मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन ही नहीं है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है। पानी तो सॉल्वेंट में आ गया ना, उसने कहीं सॉल्यूशन लिखा है? नो मैम, यानी कि ये हमारा सॉल्वेंट हुआ इस बार। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वो सॉल्यूशन को मेंशन कर रहे थे, इस क्वेश्चन में उन्होंने वाटर को लिख दिया है। तो ये हमारा सॉल्यूट हुआ एंड ये हमारा सॉल्वेंट हुआ, विच इज 150 ml। समझ रहे हो? अब लगाओगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, अब लगाओगे आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, विच इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution multiplied by 100। समझे बात को मेरी बच्चों? तो यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा मैम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50 है डिवाइडेड बाय 50 है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको गिवन नहीं है तो निकाल लो ना यार, दिक्कत क्या है? 50 प्लस 150 है ना, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, विच इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 200 इंटू 100। 0 0 कैंसल आउट, है ना, कैंसल आउट, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट आपका कितना आ गया? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू 25%। दिस विल बी योर आंसर, आया समझ में? क्लियर हुआ? बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या है? ये सोल्यूशन का आपको रखना है। तो जब आपसे बोल दिया कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालिए, तो आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यही तो आएगा ना, यही तो आएगा। बोलो, किसे किसे समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर या नहीं? अच्छे से क्लियर हुआ? परफेक्टली क्लियर हुआ? चलो परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं बोला था, सॉल्यूशन बोला होता तो हम रख देते उसको। किसी अच्छे से क्लियर हो गया? जल्दी से, मेरे पास बहुत सारे क्लियर आ जाए, बहुत सारे, थोड़े नहीं, बहुत सारे क्लियर होने चाहिए। बोलो, आ गया? परफेक्ट, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। आप करके दिखा दो जल्दी से। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। तो क्या रखोगे? 40 अपॉन 320 इंटू 100। 0 0 विल गेट कैंसल आउट, 4 8 ज़ा 32, है ना, 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 9 10 2 बचा, 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 समथिंग 16 8 1 ज़ा 8 9 10 2 बचा 16, अच्छा 4 बचा, 8 5 ज़ा 40, 12.5 आ रहा है।
किसका किसका आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है तो क्या करना है बताऊं? अगर आ रहा है तो क्या करना है बताऊं? आस्क फॉर अ वाटर बॉटल। आ रहा है? बहुत पिटोगे अगर आ रहा है तो, बहुत बहुत, थोड़ा नहीं, थोड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पीटूंगी अगर ये आंसर आ रहा होगा। दिस इज नॉट द आंसर। क्यों मैम? चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है? हमें गिवन है मास के टर्म्स में, तो हमें गिवन क्या है मैम? गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट। ये भाई सॉल्यूट हो गया, कॉमन सॉल्ट NaCl सॉल्यूट हुआ है ना। पानी है, पानी तो अपना सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है पानी, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है विच इज मैम इक्वल्स टू 40 ग्राम, 40 ग्राम। देन क्या दिख रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट दिख रहा है मैम, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिख रहा है विच इज इक्वल्स टू 320 ग्राम्स। ये भी हमें दिख गया, यस मैम। देन उसके बाद क्या दिख रहा है मैम? उसके बाद हमें दिख रहा है कि हमें निकालना है मास बाय मास परसेंट विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है मैम? सॉल्यूशन का मास तो पता ही नहीं, पर कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का मास। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, है ना। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यहां से निकाल रहे हैं हम। वेरी गुड वेरी गुड। अब बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहां से आप बोलोगे मास बाय मास परसेंट आ रहा है मैम हमारा, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 100 करना, तो यहां से अच्छा ये रुक जाओ, रुको इसको हटा देते हैं, ठीक है, इंटू 100 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा? ये आ जाएगा मैम, या फिर ऐसा करो इसको हटा दो, ये आएगा आपका 40/40 प्लस 320, ठीक है, दिस इज 4, हाँ, 40/320। तो यू विल से 40/320 प्लस 40 कितना होता है? 360, है ना, 360 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो 0 0 4 4 6 4 5 30 4 6 36, ठीक है, नहीं 4 5 20 9 4 36 9 36 एंड 9 1 9 पॉइंट लगा, एक 9 1 9 1 बचा, 9 1 9 अगेन, ऐसा समथिंग आ रहा होगा, यही समथिंग आ रहा है। 9 1 9 फिर 9 1 9 1 फिर 1 बचा 1 1 1.11 आ रहा है, 1.11 आ रहा है। अच्छा सॉरी 9 1 9 1 बचा, फिर 9 1 9 फिर पॉइंट लगा 11.11 समथिंग आ रहा है, 11.11 या 11.1 समथिंग लिख दे रही हूँ, ठीक है, 1 डेसिमल तक लिख दे रही हूँ। तो मैम हमारा मास बाय मास परसेंट जो आ रहा है दैट इज 11.1%। बोलो ये आ रहा है क्या? आप सभी का ये आंसर आ रहा है? और अगर आ गया तो आपको पता है चैट बॉक्स में क्या लिखना है, बोलो जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? यस और नो, यस और नो। रॉन्ग है क्या? रॉन्ग है क्या? रॉन्ग है। 9 सही तो है यार, 9 1 9 1 0 9 1 9 सही तो है, ठीक है। चलो क्या आपका ये आंसर है क्लियरली, परफेक्टली क्लियर? क्या बात है, चलो भाई चलो। तो क्या हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए? बोलो क्या हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए? बहुत 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 ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गए, परफेक्टली क्लियर हो गए। कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, जनरली क्वेश्चन को घुमाते हैं तो वो सोल्यूशन वाली बात से घुमा देते हैं केवल और केवल। अच्छा आपको यूनिट से भी चेंज कर सकते हो सकता है ऊपर ग्राम गिवन हो नीचे किलोग्राम गिवन हो, तो एक ही यूनिट में कर लेना, ग्राम के टर्म्स में कर लेना, है ना। एक जगह ml गिवन है, एक जगह लीटर गिवन है, तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, तो यूनिट को आप कन्वर्ट कर लेना उस टाइम पे, ठीक है। जनरली आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। परफेक्टली क्लियर आ गए मेरे पास बहुत सारे। एक क्वेश्चन है बेटा, ये ना आपको पता है 12th में भी पूछा जाता है, अगेन ये क्वेश्चन एक्चुअली में 12th में भी पूछा जाता है, एंड इस क्वेश्चन से आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करोगे आगे चल के। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना क्या लिखा है इसमें। बोल रहे हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट
10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास सिग्निफाइज। 10% ग्लूकोज पानी में मास के टर्म्स में गिवन है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, 10% ग्लूकोज जो है उसका 10% जो है इन वाटर, ग्लूकोज को उठा के आपने पानी में डाल दिया वाटर, ठीक है। इसको भी मास के टर्म्स में लिया है, इसको भी मास के टर्म्स में लिया है। 10% ग्लूकोज को अगर मैं पानी में डाल दूं, 10% ग्लूकोज को अगर मैं पानी में डाल दूं बाय मास, तो उस स्टेटमेंट का मतलब पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। बहुत सारे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। तो ऑप्शन ए 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ऑप्शन बी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ऑप्शन सी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, या फिर ऑप्शन डी 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, जिसमें से ऑफकोर्स किसी ने भी सी और डी नहीं लिखा है, विच इज करेक्ट कि सी और डी तो हो ही नहीं सकता, पर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ए लिखा है एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बी लिखा है। मतलब हम 50-50 का रेशियो देख सकते हैं। अगर मैं चैट बॉक्स में देखूं तो मुझे ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो दिख रहा है, विच इज ए एंड बी का रेशियो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ए बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बी बोल रहे हैं। उधर चैट्स रुक गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ए बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बी बोल रहे हैं, ठीक है। चलो अभी चैट्स रुक गई, वैसे स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, जितना मुझे अभी चैट्स में, जितना अभी तक चैट्स आए उसमें ए और बी में कंफ्यूज है स्टूडेंट्स। चलो इसको देखते हैं। आपको पता है बेटा कि हमें पता है व्हाट इज द स्टेटमेंट, दिस परसेंट ऑफ दिस, मास बाय मास की बात हो रही है। पहली चीज हमें पता चल गया है ना। यस मैम, मास बाय मास परसेंट की बात हो रही है, जो कि होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। ये मतलब हुआ इसका। यस मैम, है ना। वैसे तो आप इजीली कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर भी लिखा है। 50-50% है, मतलब 50% लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन फिर भी रीजन जानिए उसका। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ग्लूकोज तो हमारा एक सॉल्यूट बन गया, है ना। पर वाटर क्या बना बेटा, वाटर क्या बना, सोल्यूशन कैसे बनेगा वाटर तो सॉल्वेंट बना, वाटर तो हमारा सॉल्वेंट बन गया इस कंडीशन में, पानी तो सॉल्वेंट बन गया यहाँ पे, है ना। यस मैम, तो अगर सॉल्यूट को 10 के हिसाब से देखा गया, 10% यानी कि ग्राम के टर्म्स में हम देखें तो 10 ग्राम माना गया, है ना, एंड देन 100 से मल्टीप्लाई भी हम करेंगे, तो नीचे सोल्यूशन का आप मास रखोगे, और सोल्यूशन ओवरऑल कितना हो जाएगा मैम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के होगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा सॉल्वेंट कितना है, अगर मैं आपसे बोलूं सॉल्वेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे मैम 90 ग्राम हुआ, 90 ग्राम। जिसे नहीं समझ में आया वो वापस से सुनो। 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर मिला हुआ है, यानी कि पूरा सोल्यूशन को अगर हम 100 लेट कर ले, अगर हमने मान लो लेट कर लिया ओवरऑल सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम है। चलो मैंने मान लिया 100 ग्राम का पूरा सोल्यूशन है हमारा, और इसमें बोल दिया सॉल्यूट 10 ग्राम है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो बेटा सॉल्वेंट कितना होगा, 90 ग्राम ही तो सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो, 90 ग्राम ही तो प्रेजेंट होगा, यानी कि वाटर जो है वो 90 ग्राम प्रेजेंट है। अब आप आंसर तो समझ ही गए क्या है। सो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 10 ग्राम ग्लूकोज है एंड 90 ग्राम सॉल्वेंट है, यानी कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 90 रहा होगा। तो ए वाले सारे स्टूडेंट्स गलत हो गए। ए कब सही होता, इफ सोल्यूशन इज गिवन, है ना। अगर यहाँ पे हर जगह सोल्यूशन लिखा होता, वहां पे भी और यहाँ पे भी, है ना। 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन सोल्यूशन बाय मास, एंड देन यहाँ पे लिखा होता 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ऐसा लिखा होता तब वो आंसर करेक्ट होता। लेकिन अगर आपसे ऐसा कुछ नहीं बोला और सॉल्वेंट रख दिया, तो सॉल्यूट का मास गिवन है, तो सोल्यूशन में से सॉल्यूट हटाओगे वही तो सॉल्वेंट आएगा। सॉल्यूशन पूरा जो है उसमें से आपको सॉल्वेंट हटाना पड़ेगा, तभी तो सॉल्यूट हटाना पड़ेगा, तभी तो सॉल्वेंट आएगा। सो बी वाले सारे करेक्ट थे एंड ए वाले सारे गलत थे। तो जो 50-50 का रेशियो था उसमें 50% लोग सही थे एंड 50% स्टूडेंट्स गलत थे। जो सही थे कई लोगों ने तुक्का भी लगा लिया होगा, है ना, उसमें 25% तो फॉर श्योर तुक्का वाले होंगे। तो आई होप सो अभी 100% स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में आ गया होगा। इसका रीजन क्या है, बोलो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? एंड मैं आपको ये बता दूं, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत पहले पूछा जा चुका था एक बार, ठीक है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट 10% ग्लूकोज बाय वाटर मींस, क्या मतलब हुआ, मतलब 10 ग्राम अगर बाय मास लिखा है, अगर वॉल्यूम लिखा होता तो बाय वॉल्यूम लिखते से, है ना। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है 90 ग्राम सॉल्वेंट में, यानी कि वाटर में। बोलो क्या क्लियर है ये क्वेश्चन, बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन? मजेदार लगा, बढ़िया था ना क्वेश्चन, बढ़िया था ये वाला।
आगे बढ़ जाए। चलो तो अब नाउ आई एम होपिंग कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा फिजिकल चेंजेस। इतना ढूंढा है मैंने इन सारी इमेजेस को, समझ रहे हो, इतना चुभने लगा हूँ, कैक्टस तो नहीं, तो ये इतना जो टाइम लगा है ना, सारी इमेजेस देखा कितनी अच्छी अच्छी लगाई हैं सोच सोच के। चलो तो पहले तो हम जानते हैं चेंजेस क्या होता है। चेंजेस का मतलब जानो पहले, फिर उस स्लाइड में आएंगे। जैसे एप्पल रखा, एप्पल खराब हो गया सपोज कर लो, है ना, कोई भी फ्रूट रखा, बनाना रख दिया, एप्पल रख दिया, मेरी फेवरेट लीची रख ली यार, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन सारे फ्रूट्स जो हैं उसमें मतलब लीची बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, समझ रहे हो तुम लोग, मतलब आई एम सो फॉन्ड ऑफ लीची। एक टाइम तो ऐसा था, मैं अपने फ्रेंड्स से, सारे फ्रेंड्स लोगों से कहती थी कि भाई जब तुम लोग घर आया करो, जैसे कुछ लेके आते हो, कुछ मत लाया करो, कुछ भी मत लाया करो, अगर लीची का मौसम चल रहा है तो बस लीची लेके आया करो, है ना। तो तुम लोग भी चैट बॉक्स में बताओ अपना फेवरेट फ्रूट कौन सा है, कौन कौन सा किसका फेवरेट फ्रूट है, यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। लीची है तो यार तुम देखो अपने एकदम सगे दोस्त की तरह हो, सगे दोस्त, देख रहे हो, अलग अलग रिलेशंस बना सकते हैं हम लोग, सगे दोस्त, है ना। मैंगो इज ओके, मतलब मैंगो भी अच्छा होता है, बट लीची थोड़ा अलग हो गया। हाँ, तो अगर लीची अच्छा लगता है तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मजाक करिए, इधर आ जाओ, ठीक है, इधर पे आ जाते हैं। अच्छा स्ट्रॉबेरी, अच्छा अमीर स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, अमीर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देखो हमारे यहाँ तो मतलब ऐसे आज सच स्ट्रॉबेरी इज नॉट अ काइंड ऑफ अ फ्रूट। स्ट्रॉबेरी तो हमें बस केक में खाने को मिली है, ठीक है, वो केक में खा लेते हैं, अदरवाइज वो खट्टी वाली आ जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। स्ट्रॉबेरी का ऐसा कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। चलो तो मान लो कोई फ्रूट रखा और वो खराब हो गया 4-5 दिन के बाद, तो वो एक चेंज है। मैंने एक पेपर को लिया, उसे फाड़ दिया, वो एक चेंज है। मेरे पास ये बॉटल है, मैंने इसको तेज से पिचका दिया, ये भी एक चेंज है। मेरे पास किसी के लेटर्स रखे हुए थे, मुझे गुस्सा आई, मैंने जला दिए सारे के सारे, ये भी एक चेंज है ना, ये भी एक चेंज है। यस मैम। तो डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं इस दुनिया में, है ना, बहुत डिफरेंट। ठंडी लग रही थी, आग जला ली, वो भी एक चेंज है ना। तो ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं, बदलाव, है ना, बदलाव जिसे हम कहते हैं कि पहले कुछ था, अब हमने उसमें कुछ चेंजेस आ गए, कुछ बदल गया, ठीक है, दैट इज अ चेंजेस। तो जब ये चेंजेस हो रहे हैं, अगर इसमें 2 कंडीशंस आएंगी, या तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा और या तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। मतलब मैम, मतलब मैंने इस बॉटल को पिचका दिया, तो क्या इस बॉटल को पिचकाने के बाद ये बॉटल जो है ये एक प्लेट बन गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। यस मैम। या फिर मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर लिया, उसका प्लेन बना दिया, पेपर ऐसे बोट बना दी, बचपन में खेलते थे ना बोट बना के, करते थे या नहीं, तो मेरी बोट तो यार मतलब 10 सेकंड के अंदर ही अंदर उसमें पानी भर जाता था, तो हमने उसमें बोट बना दी। तो क्या वो जो पेपर था जिसकी हमने बोट बना दी, अब वो पेपर मेरी कॉपी में कन्वर्ट हो गई, या वो पेपर हमारा केमिस्ट्री बुक बना देगा खुद से? नहीं, ऐसा तो मैम नहीं होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो आप, है ना, ये कैसी बातें कर रहे हो मैम आप, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिए दोनों, वो उन दोनों में ही क्या हुआ, उन दोनों में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। हाँ, पेपर से पेपर की बोट बन गई मैम, ये अलग ही तो है, पर ये नया सब्सटेंस नहीं। पेपर रिमेन्स पेपर ओनली, पेपर जिससे बना है पेपर वैसा ही रहा, है ना। पेपर को मैंने फाड़ दिया तो 2 टुकड़े हो गए इसके, पर क्या वो चेंज हो गया? क्या वो पेपर से कुछ और बन गया? नहीं, वो पेपर ही रहा। मेरे पास पानी था, मैंने जाके बर्फ बना दिया उसको, तो क्या पानी जब H2O था, वाटर H2O के फॉर्म में था, तो क्या आइस बनने के बाद वो NaCl बन जाएगा? बोलो नहीं मैम, ये पॉसिबल थोड़ी है। पानी को बर्फ बनाओगे तब भी वो पानी ही तो रहेगा, उसका फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। यानी कि अगर मैंने पेपर से बोट बना दिया होगा तो क्या हुआ होगा मैम, उसका ना शेप बदल दिया आपने, साइज चेंज कर दिया, है ना। यस मैम। मैंने पानी से क्या किया, पानी को बर्फ बना दिया, आइस बना दिया, तो मैम आपने उसका क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस लाए। पर अगर आप सोचो बेटा कोई नया सब्सटेंस मैम ने बनाया, तो नहीं। अच्छा, इसी की जगह हमारे किसी भी फ्रूट का खराब हो जाना, क्या अगर फ्रूट खराब हो गया तो अब वो सही हो सकता है खुद से? नो मैम, ये इरिवर्सिबल चेंज है। यानी कि ये ऐसा चेंज है जिससे कोई नया सब्सटेंस बन गया। अब जो सब्सटेंस, केमिकल फॉर्मूला बदल गया उसका, केमिकल फॉर्मूला कहते हैं ना, खराब हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, क्या मतलब इसका, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, केमिकल फॉर्मूला बदल गया उसका, यानी कि अब हम उसे यूज नहीं कर सकते जनरली, है ना। यस मैम। मैंने पेपर को मैंने लेटर्स को जला दिया, अब क्या होगा? अब क्या वो लेटर्स मुझे ऐसे लिखे हुए वापस से आ जाएंगे? नहीं, उसके लिए तो वापस से फ़ोन करना पड़ेगा ना, भाई गुस्से में लेटर्स जला दिए वापस से भेजो, है ना। तो वो अब सही नहीं हो सकते, इट इज़ इरिवर्सिबल।
इट हैज फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस, एशेज में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया ऐश में। अब क्या हो सकता है मैम, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो दो अभी जो एग्जांपल बताए वो केमिकल चेंजेस हो गए, यानी कि ऐसे चेंजेस जिससे कोई नया सब्सटेंस बन गया, समझे। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड और नॉट, वी कैन क्लासिफाई द सब्सटेंस इनटू टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि इस बेसिस पे कि कोई नया सब्सटेंस बना या फिर नहीं बना, उसके बेसिस पे हम दो टाइप के सब चेंजेस देखते हैं। पहला होता है हमारा फिजिकल चेंज एंड दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। कौन कौन से चेंजेस होते हैं मैम? एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो यहाँ वाली स्लाइड में सारे के सारे मैंने फिजिकल चेंजेस उठा के लगाए हुए हैं, जैसे कि किसी कैन का क्रश हो जाना, कैन है ना, कोका कोला या एनी ऑफ द कैन इज देयर, उसे क्रश कर दो, ऐसे पिचका दो तेज से, तो वो कैन ही तो रहेगी यार, वो बदल थोड़ी जाएगी। कैन से वो प्लेट थोड़ी बन जाएगी, है ना, कैन से वो टैंकर थोड़ी बन जाएगा, इट विल रिमेन कैन ओनली, है ना। यस मैम, तो एक कैन का क्रश हो जाना एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसका साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। किसी पेपर का फट जाना, अगर मैं किसी पेपर को लेके फाड़ दूं, किसी पेपर को लेके फाड़ दूं, ठीक है, फाड़ दूं, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये एक फिजिकल चेंज है, शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। यस मैम, आइस का मेल्ट होना, है ना, आइसक्रीम भी लगी हुई है। अब एक बात बताओ, तुमने ये आइसक्रीम खरीदी, अब जैसे इस आइसक्रीम को देख रहे हो तुम लोग, तो इसमें क्या है, इस क्लास के बाद ही खानी पड़ेगी अब ये। तो 3 लेयर्स है, एक स्ट्रॉबेरी है, एक वेनिला है और एक हमारे पास चॉकलेट है। अब एक बात बताओ, ये पिघल गई तो क्या हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो बटर स्कॉच में कन्वर्ट हो जाएगी? ये हो सकता है। या फिर जो हमारी चॉकलेट है या अमेरिकन नट्स वाले में, फ्रूट्स वाले में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं मैम, इट विल रिमेन स्ट्रॉबेरी ओनली, चॉकलेट विल रिमेन चॉकलेट ओनली। अब वो मिक्स हो जाए वो अलग बात है, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम मेल्ट होने की बात कर रहे हैं केवल। तो ये मेल्ट होने पे फ्लेवर तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, उसमें हमने कोई केमिकली चेंज नहीं देखा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा, ऊपर ऊपर का चेंजेस है ना। आइस का मेल्ट हो जाना तो अभी अभी बताया, आइस का मेल्ट हो जाना, या फिर पानी का बॉईल हो जाना, है ना, यानी कि पानी का स्टीम में कन्वर्ट होना। एक बात बताओ, पानी से वो भाप बन गया, तब भी तो पानी पानी ही रहा, है ना। ये पानी है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं। अब मान लो सॉलिड के टाइम पे ये ऐसे लगे हुए हैं, है ना, लिक्विड के टाइम पे ये ऐसे लगे हुए हैं और गैस के टाइम्स पे ये ऐसे लगे हुए हैं, पर है तो हर जगह वाटर के ही मॉलिक्यूल्स ना, ये है तो वाटर ही, है ना, है तो ये वाटर ही। तो ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, पानी पानी ही रहा, उसमें मॉलिक्यूल्स H2O के ही रहे। वुड का कट होना, किसी लकड़ी को मैंने काट दिया तो उसका साइज चेंज कर दिया, शेप चेंज कर दिया, भाई चाहो तो जोड़ लेना थोड़े टाइम बाद, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, है ना। यस मैम, पेपर प्लेन बना देना या फिर पेपर का क्या बना देना, बोट बना देना, कुछ भी, ये सारे काम, ये एक फिजिकल चेंज हुआ। ग्लास का टूट जाना, ग्लास का टूट जाना, कांच का टूट जाना, तो कांच ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है मम्मी आज ना कांच का ग्लास टूट गया, कोई बात नहीं मम्मी मैंने उसको स्टील बना दिया। This is not possible. This is not possible. It will remain glass only. It will remain पानी बोल रही हूँ, पानी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, कम दिमाग चलाया करो तुम लोग अपना, ठीक है। तो ग्लास का ब्रेक हो जाना, टूट जाना, ये क्या है, ये भी एक तरीके का फिजिकल चेंज है। यस मैम। अच्छा, कैंडल जो है वो बर्न की बात नहीं कर रहे, लेकिन कैंडल की जो वैक्स है, इसकी जो वैक्स है, वैक्स है ना, पिघल जाती है जो कैंडल, है ना, मेल्ट हो गई, तो जो वैक्स बनी उसको आप वापस से वैक्स बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। बर्निंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी, है यहाँ पे, है ना, वैक्स की बात कर रही हूँ। तो ये सारे के सारे जो है ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे फिजिकल चेंजेस के, यानी कि ये सारे के सारे चेंजेस में एक चीज कॉमन है, नंबर 1, इनके या तो साइज या तो शेप या तो प्रॉपर्टी में चेंज आया है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एंड नंबर 3 हमने क्या देखा कि ये सारे के सारे रिवर्सिबल हैं, रिवर्सिबल हैं। एंड ऑल दीज चेंजेस, जब ये चीज आपको देखने को मिलती है तो इसे ही आप बोलते हो, इसी चेंज को आप बोलते हो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ठीक है, समझ में आया? यस मैम, थोड़ा और जानते हैं। द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बना नहीं होगा, आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। नाउ in a physical changes the substance involved do not change its identity। जैसा कि मैंने बोला, पानी जो H2O था वो H2O ही रहा, वो NaCl नहीं बना, H3O नहीं बना, HO4 नहीं बना, कुछ नहीं बना, H2O ही रहा यार, वो H2O ही रहा। तो दैट इज अपना फिजिकल चेंज। नाउ दे कैन इजिली बी रिटर्न्ड टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम ऑफ द फिजिकल प्रोसेस। भाई पेपर को फाड़ दिया, अब टेप लगा के जोड़ सकते हैं, है ना,
जोड़ सकते हैं। पेपर को ऐसे प्लेन बना दिया, वापस से खोल के सही कर सकते हैं। यस मैम। लकड़ी को काट दिया पर वापस से जोड़ सकते हैं। कैन को पिचका दिया, थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसको वापस से सही कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिवर्सिबल हुए, इसे आप बोलते हो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही, आपको कुछ और नहीं करना पड़ा, आपने फिजिकल तरीके से ही आपने क्या किया, आपने इसको फिजिकल प्रोसेस से ही इसको ओरिजिनल स्टेट में भेज दिया, इसके जैसा था वैसा उसकी तरीके से उसे भेज दिया। तो दे आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल चेंजेस, कुछ चेंजेस आना। यस मैम। सो फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्स्ड, इनको आप रिवर्स कर सकते हो। पहली चीज, फिजिकल चेंज में होता क्या है, फिजिकल या तो स्टेट चेंज होगा बेटा, स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस में कन्वर्जन होगा। साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का, इसे आप बोलते हो फिजिकल चेंजेस। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, वाटर का बॉईल होना या फिर ग्लास का टूटना, ये सारे हमारे फिजिकल चेंजेस में आते हैं। अगर समझ में आ गया है तो बोलो जय माता दी, नहीं क्लियर। जल्दी से बता दो क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई? परफेक्टली समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। कह रहा मैम ग्लास तो नहीं जुड़ सकता। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, फिजिकल प्रोसेस से इट कैन बी, यू कैन से जुड़ सकता है ना? सो यस, बोलो क्लियर हुआ। एंड यहाँ पे ग्लास का कोई फॉर्मूला तो चेंज नहीं हुआ, ग्लास रिमेन्स ग्लास ओनली, है ना? तो ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस है। परफेक्टली समझ में आ गया तो क्लियर लिख दो। क्लियर लिख दिया, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब बढ़ते हैं हम आगे, जो कि हमारे केमिकल चेंजेस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना? अब इमेजेस देखो ध्यान से। किसी फ्रूट का रॉटन हो जाना यानी कि खराब हो जाना, रस्ट लग जाना, जंग लग जाना किसी चीज में, है ना? लकड़ी का जल जाना, पेस्ट्रीज बनाना यानी कि पेस्ट्री। अगर मैंने आज कुछ मीठा नहीं खाया तो मेरा नाम बदल देना तुम तापर उमर से, कुछ और रख देना। अब ये लालच जो है ये पीक पे जाती जा रही है ना? तो पेस्ट्री बेसिकली बेक होना, इट इज बेक होना, बेकिंग, है ना? बेकिंग, बेक करना, है ना? तो वो भी एक फिजिकल चेंज है ना? आप देखते हो बेक कैसे होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ऑमलेट, एग का ऑमलेट में कन्वर्ट हो जाना। देन उसके बाद हमारी बैटरीज, केमिकल बैटरीज बहुत अच्छा एग्जांपल होती है हमारे केमिकल चेंजेस की। केमिकल बैटरीज जो होती हैं बहुत अच्छे एग्जांपल होती हैं केमिकल चेंजेस की। बस जिसका तुम नाम लिख रहे हो ना उसी से फोन करके मंगवानी पड़ेगी आज पेस्ट्री, है ना? सही बोल रहे हो एकदम, तुमने बात एकदम सही बोली, आइडिया तुमने अच्छा दिया अपने मैम को। वैसे तो आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन, बट स्टिल कभी कभी ऐसे पेस्ट्रीज और पिज्जा इन सब में खुद का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, है ना? सो यस, केमिकल बैटरीज जो है यहाँ पे भी चेंजेस आता है। अब ये केमिकल चेंजेस हो जाता है, मतलब जैसे आप सेल यूज कर रहे हो तो सेल क्या है, सेल एक कन्वर्जन करके आपको दे रहा है ना? आपको एक केमिकल प्रॉपर्टीज में दिख रहा है चेंजेस होते हुए, तो वो आपका केमिकल चेंजेस में आ गया। डाइजेशन, फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का डाइजेस्ट होना इज अ केमिकल चेंज, है ना? आप च्यू करके फूड को खा रहे हो, फूड को आप बहुत छोटे टुकड़े में तोड़ दे रहे हो, देन वो डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। फूड का ब्रेक डाउन होना इज अ फिजिकल चेंज, फूड जो है वो आप तोड़ रहे हो, दैट इज अ फिजिकल चेंज। देन उसका डाइजेशन होना, पेट में क्या है, पेट में एसिड, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? तो उसका जो रिएक्शन हो रही है अंदर, दैट इज अ केमिकल चेंज। फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स में क्या होता है, क्या होता है मैम? जला देते हैं क्या? हाँ, मतलब पटाखे जलाते हो ना, दैट इज अ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आप जनरली कर क्या रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो कि आपने क्रैकर को लिया, उसमें आग लगाई, उसमें कोई केमिकल चेंजेस हुए एंड देन वो फट गया, दैट इज व्हाट, दैट इज अपना केमिकल चेंज, है ना? जैसे अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन को लेके आप रिएक्ट करा देते हो ऑक्सीजन से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। ये फायर क्रैकर्स वगैरह में जो चीजें यूज हो रही हैं, हाइड्रोकार्बन को अगर आपने ऑक्सीजन दे दिया तो आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर सकते हो। तो ये केमिकल चेंजेस हुआ, मिथेन और प्लस ऑक्सीजन ले लिया तो इन दोनों के फॉर्मूला चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। तो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जो है वो सबके सब केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, दे आर अपने केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा और जानते हैं। दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। अब देखो इन सभी में नया सब्सटेंस बन गया, नया सब्सटेंस। एग को फोड़ा, अब वो ऑमलेट बन गया, है ना? केक को बेक किया, पेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा खासा स्टील का कोई आइटम था, उसमें जंग लग गई, है ना? आयरन का कोई आइटम था, जंग लग गई। अच्छा खासा फल था हमारा, उसमें कुछ खराबी आ गई, है ना? बैटरीज का खत्म हो जाना, है ना? क्या बोलते हैं उसको, फूड का डाइजेस्ट हो जाना,
फायर क्रैकर का बर्न करना, ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस हैं जिसमें नया सब्सटेंस बनते हुए दिख रहा है। जब ये बर्न किया तो हमें चिंगारी दिखी, है ना, है ना। खाना डाइजेस्ट हो गया तो बस चला गया, निकल गया भाई, निकल गया खाना, है ना, वही नहीं रहेगा, वापस नहीं आएगा, चला जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो वुड का बर्न होना, अगर ये जल गया, एक बार जल गया, चाहे वो पेपर हो चाहे वो वुड हो, कोई चीज़ जल गई एक बार, है ना, अब क्या होगा, क्या अब आपको वापस से मिलेगा, अब आपको वापस से मिलेगा ये वुड? हाँ, नो मैम, ये तो जल गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। केमिकल चीज़, इसकी केमिकल अंदर प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आ गए, दैट इज अ केमिकल चेंज, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब इस चेंजेस में जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो हमेशा बेटा अपनी आइडेंटिटी खो देता है, आइडेंटिटी खो देता है और नए सब्सटेंस में बन जाता है। अपनी खुद की आइडेंटिटी उसने खो दिया। अब आप सोचो वो सेब जो है वो जो खराब हो गया था उसे हम खा लें वैसे ही, है ना, उसका ये वाला हिस्सा खा ले, तो क्या आपको वो सेम टेस्ट देगा? नो मैम, इट विल टेस्ट डिफरेंटली, है ना, इट विल टेस्ट डिफरेंटली, डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा इसका, है ना। अब आप सोचो लकड़ी जो है वो जल गई तो वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, वापस से वो लकड़ी की तरह नहीं दिखेगी हमें, है ना। फायर क्रैकर, अब आपने रॉकेट एक बार फुटा दिया, है ना, जला दिया, जल गया जाके आसमान में, तो अब क्या वापस उसे रॉकेट बना सकते हो? नहीं, यहाँ पे आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते अपनी, क्योंकि आइडेंटिटी उसने खो दी है। न्यू सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। कई बार आप कुछ रिएक्शन में देख सकते हो कि हम उन्हें रिवर्स कर सकते हैं, तो मैम ये कैसे? पर वो केमिकल रिवर्जन हो सकता है, वो फिर भी पॉसिबल हो सकता है। वैसे हर एक में तो केमिकली भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कभी भी फिजिकल प्रोसेस से वो चीज़ों को आप वापस उनकी आइडेंटिटी नहीं दे सकते, नहीं दिला सकते, वापस उसे फिजिकल प्रॉपर्टी से सही नहीं कर सकते। सो इट इज इम्पॉसिबल कि इसकी आपने जो प्रॉपर्टी पहले थी आप उसको वापस ले आओ, नहीं, ये वापस नहीं हो सकता। एनी फिजिकल मीन्स, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस आप इसकी आइडेंटिटी को वापस नहीं दे सकते। केमिकल प्रोसेस से भी आप हर एक को वापस से उसकी आइडेंटिटी नहीं दे सकते, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें कुछ रिएक्शंस हमारी रिवर्सिबल होती हैं, तो उन्हें आप वापस से रिवर्स कर सकते हो, लेकिन वो भी केमिकल मीन्स से होती है, फिजिकल से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उठा के दो चीज़ों को वापस में जबरदस्ती जोड़ दिया और वो हो गया, नहीं, उनके केमिकल फॉर्मूले में चेंज आएगा हमेशा, ठीक है। सो दे आर टेम्पररी चेंजेस एंड इररिवर्सिबल, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, दे आर इररिवर्सिबल, दे आर इररिवर्सिबल, ठीक है। आप इन्हें वापस से चेंज नहीं कर सकते। बोलो आ गया समझ में? बोलो आ गया समझ में? आ गया समझ में? दे आर परमानेंट चेंजेस, दे आर नॉट टेम्पररी, ऑलमोस्ट परमानेंट, ठीक है। ऑलमोस्ट भी लिख रही हूं मैं आगे, ऑलमोस्ट, दे आर ऑलमोस्ट परमानेंट चेंजेस, ठीक है, ऑलमोस्ट परमानेंट चेंजेस की तरह होते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर? परफेक्टली क्लियर हुआ ये वाली बात भी? इफ यस तो जल्दी से चैट बॉक्स में आपको पता है क्या लिखना है ना। फिजिकल चेंजेस आपके टेम्पररी होते हैं, दे आर टेम्पररी, है ना, ये कुछ टाइम के लिए चेंजेस होते हैं। परफेक्टली क्लियर? अच्छे समझ में आ गया सभी को? सारी इमेजेस देख के आप याद कर लोगे इसको। ये सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं फिजिकल चेंजेस के, कुछ सॉरी केमिकल चेंजेस के कुछ और एग्जांपल जानो जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला चेंज होता है मैग्नीशियम वायर का जलना। जब आप मैग्नीशियम को हीट करते हो, जब आपने क्या किया, मैग्नीशियम को हीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। अब देखो मैग्नीशियम अलग चीज हो गई, मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि अलग चीज हो गया, पर मैग्नीशियम की ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड है, ये पूरा डिफरेंट सब्सटेंस हो गया आपके लिए, है ना। ये दोनों एकदम से डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस वन। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया। सो इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका क्या निकलता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, जिसे आप व्हाइट पाउडर बोलते हो यहाँ पे, है ना, व्हाइट कलर का पाउडर दिखता है आपको। नाउ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो पूरी तरीके से एक नया सब्सटेंस है, यानी कि न्यू केमिकल सब्सटेंस बन चुका है यहाँ पे इस बर्निंग के प्रोसेस में। जब मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या मिला मुझे मिल गया मैम मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिल गया मुझे, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से इंडिविजुअली पूरी तरीके से डिफरेंट हो गया। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इज अ केमिकल चेंज। तो ये एक केमिकल चेंज है यार, आपने केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी बदल दी। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम का काम थोड़ी कर सकता है, ये थोड़ी कि मुझे कहीं मैग्नीशियम के मेटल की जरूरत है मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड उठा के ले आऊंगी, नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई इसकी। ये अलग है उन दोनों से, ठीक है, ये अलग है, तुम अलग हो, बाकियों से तुम अलग हो, तुम बेशरम हो, है ना,
यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट दो और एग्जांपल्स होते हैं, एक होता है रस्टिंग ऑफ आयरन और एक होता है हमारे पास बर्निंग ऑफ अ पेपर या बर्निंग ऑफ अ वुड। अरे ठीक है, हाँ, तो एक होता है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, एक होता है बर्निंग ऑफ पेपर। रस्टिंग का मतलब जानते हो, ये तो जानते हो कि जंग लग जाना, है ना, जंग लग जाना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास कोई आयरन की चीज रखी होती है ना, किसी ने देखा है घर के गेट्स में भी लोहे के जो बने होते हैं उनमें जंग लग जाती है। ये क्या होता है, किसी को पता है? किसी को पता है ये जंग कैसे लगती है? हाँ, कैसे लगती है जंग? मैम, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है या जंग लगने का मतलब होता है जब भी आयरन मेटल जो है वो रिएक्ट कर जाए मॉइस्चर और साथ ही साथ ऑक्सीजन से, या जैसे आप बोल सकते हो एयर एंड मॉइस्चर से, या जैसे आप बोल सकते हो वाटर एंड ऑक्सीजन से। अगर वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, आपको पता है एक चीज की प्रेजेंस होगी तो रस्टिंग नहीं लगती। तो मैम ये दूसरी चीज आती कहां से? मैम गेट था, ठीक है मैम। चलिए मैम बारिश का महीना तो नहीं है, मान लो जब तक नहीं है मैम तब तक भी रस्ट लग जाती है कभी कभी, तो मैम उसमें पानी कौन डालता है? रोज भगवान तो नहीं आते होंगे पानी डालने, उसमें पानी कौन डाल रहा है? हम तो नहीं डाल रहे। ऑक्सीजन तो समझ गए मैम एयर में प्रेजेंट है, वो लग रही है, उससे पानी कहाँ से आ रहा है? तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी ये चीज़, है ना, कि जो हमारा सराउंडिंग है, सराउंडिंग में वाटर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब कहते हैं ना बहुत उमस सी हो रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज एयर में वाटर पार्टिकल का मिलना, सराउंडिंग में वाटर पार्टिकल भी मिले हुए हैं। तो ये जो ऑक्सीजन और वाटर है, जब ये साथ में आयरन से रिएक्ट करता है, अगर आप सोचो बेटा कि केवल और केवल मैम हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दे तो हो जाएगा, हम एक लैब में ले जाएंगे आयरन को, सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, रस्ट नहीं लगेगी। मैम लैब में ले जाके केवल पानी में डाले रहेंगे, अब ऑफकोर्स आप वैक्यूम कर ही नहीं सकते, मतलब सराउंडिंग से एयर वो अपने आप ले रहा है, तो दोनों की प्रेजेंस में रस्ट लगती है, दोनों की प्रेजेंस में रस्ट लगती है। कोई आपसे पूछे रस्टिंग किससे होता है, तो आप बोलोगे वाटर एंड ऑक्सीजन से, एक कोई होगा तो रस्ट नहीं लगती, ठीक है। सो बेसिकली जब आयरन रस्ट बनती है तो उसमें होता क्या, आयरन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन एंड वाटर पार्टिकल से एंड वाटर मॉलिक्यूल से टू मेक अ कंपाउंड कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। आयरन की ऑक्साइड बन जाती है और आयरन की हाइड्राइड भी बनती है एंड आयरन हाइड्राइड भी बनाता है, ठीक है। तो इसे आप बोलते हो कि ये केमिकल चेंज है, क्योंकि अब बेटा आयरन पूरी तरीके से खराब हो जाता है। कोई मुझे बता सकता है अगर रस्ट नहीं लगवानी है तो एक सबसे फेमस तरीका जो घरों में यूज होता है, लेट्स सी आपके घर में कभी रस्ट लगी है या नहीं, लेट्स सी या रस्ट लगी है या नहीं, या फिर आपने रस्ट को बचाने की कोशिश करी है या नहीं, कोई बता सकता है मुझे रस्ट को? गैल्वेनाइजेशन इज द राइट आंसर, ओके वेरी गुड। और क्या बेसिक तरीका बताओ, गैल्वेनाइजेशन तो एकदम करेक्ट है, और बताओ बेसिक, जो सबसे बेसिक घरों में यूज कर देते हैं, पेंटिंग इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो हमारे घर में जनरली क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं आयरन में, है ना। जो आयरन है बेसिकली जो लोहे की चीजें हैं, मतलब जैसे कोई बेड वगैरह में लगा रहता है कई जगह, है ना, उसके जो वो होते हैं पैर जो होते हैं बेड के, है ना, तो उसमें हमारे यहाँ पेंट कर दिया जाता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है ताकि उसमें जंग ना लगे, क्योंकि आपने एक कोटिंग दे दी, कोटिंग दे दी तो आपने उसे कवर कर दिया, तो वो मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट नहीं करता है। ऑयल वगैरह भी कर सकते हैं, ऑयलिंग वगैरह, तो सब चलता है। सो दिस इज बेसिकली रस्ट। रस्टिंग समझ में आ गया, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि आप इसको अगेन वापस से यूज नहीं कर सकते। रस्टिंग इज द वर्स्ट प्रोसेस विच डिस्ट्रॉय अ मेटल, जो आयरन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, आयरन की जिंदगी बर्बाद कर देता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हम पेपर को जला दें, मान लो हमने पेपर का पीस लिया और उसको जला दिया मैच स्टिक से, ठीक है, तो नया सब्सटेंस बन जाएगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑब्वियसली मैम CO2 और H2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी बेटा आप हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट कराते हो ऑक्सीजन से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोकार्बन को आप रिएक्ट कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस वही हुआ यहाँ पे, water, vapor, smoke and ash produced. So the turning of the paper is a chemical change, क्योंकि यहाँ पे नए सब्सटेंस बन गए मैम, एंड वापस इसको हम सही नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ रिश्ते ऐसे ही तो होते हैं, मतलब टूट गए तो टूट गए, वजह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो टूट गए तो वापस से जुड़ ना पाए, एंड दैट इज नॉट अबाउट अ पेपर। चलो, सो इफ वी बर्न अ पेपर, अगर हमने बर्न कर दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है वाटर के। तो ये अच्छा अगेन पानी नहीं झड़ने लगता, बट छोटे छोटे वेपर्स के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस पूरी तरीके से फॉर्म हो गया, एंड अगर ये नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो हम इसे वापस से उसके ओल्ड सब्सटेंस में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। पीपीटी अच्छी लगी तुम्हें? बताओ, देख रहे हो कितने अच्छे से सारी चीजें लगाई थी, ऐसे एक एक करके लगाई थी, देख रहे हो, अच्छी लगी? तुम लोग तारीफ ही नहीं करते हो यार, खुद ही बोल देना पड़ता है हर टाइम, आके क्लास में खुद ही बोल देना पड़ता है पीपीटी कैसी थी। कोई कदर नहीं ना तुम्हें कि तुम्हारी टीचर खुद से पीपीटी बना रही है, सब खुद से नहीं बनाते हैं। अच्छाई देखो,
टाइम देखो कितना दे रही हूं तुम लोग पे, कितना टाइम स्पेंड किया जा रहा है। हाँ चलो ऑलराइट, क्वेश्चन पे आ जाओ, जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। छुट्टी कर दे बिना क्वेश्चन के? बेटा कोई दिक्कत है क्या तुम्हारी? हाँ कह रहा मस्त है पीपीटी, एकदम एकदम मस्त है ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यहाँ पे आ जाओ। Which of the following best describes a saturated solution? आपको कल मैंने saturated solution पढ़ाया था, पर हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने क्वेश्चन नहीं किया था एक भी। तो चलो इसका आंसर दे दो जल्दी से। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सबसे अच्छे से सैचुरेटेड सोल्यूशन को डिस्क्राइब कर? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये जबरदस्ती की जो मैंने अपनी तारीफ करवाई है उसके लिए शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पीपीटी की इतनी तारीफ होगी, है ना। पीपीटी ऐसे लगा के ही बोल देती हूँ वाली बात, है ना। अच्छी अच्छी फोटोज चुनी थी ना मैंने। थैंक यू गाइज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पीपीटी की इतनी ज़्यादा तारीफ होगी। मैंने जब इसको बनाया था तब मुझे इतना विश्वास नहीं था कि आज ये इतना चल जाएगी, लोगों को इतनी पसंद आएगी, है ना। लेकिन हाँ यार, मतलब आप मेहनत से कोई काम करते हो तो वो सक्सेस आप पाते हो। चलो ठीक है, मेरे ओवर एक्टिंग के पैसे मत काट लेना, उतनी सैलरी मिल रही है आजकल, मतलब बच रही है आजकल। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन? कौन सबसे अच्छे से सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में बता रहा होगा? बहुत सारे आंसर्स आ गए और सारे आंसर्स करेक्ट आए, बता दूं मैं आपको। ऑलमोस्ट नहीं, सारे के सारे, ऑलमोस्ट नहीं, सारे आंसर्स करेक्ट आए ऑप्शन सी। तो ऑप्शन क्या था हमारे पास? सोल्यूशन कंटेन्स लेस सॉल्यूट, ये तो हमारा डाइल्यूट की बात हो गई। सोल्यूशन दैट स्टिल डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, तो वो तो हमारे यहाँ तो अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है बॉईल करने पे, ना। सोल्यूशन विद एक्सेस सॉल्वेंट, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ज्यादा सॉल्वेंट होना। नाउ अ सोल्यूशन विच हैज नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, ये हमारा होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब गिवन टेम्परेचर पे आप और ज्यादा सॉल्यूट को नहीं मिला सकते, वो सैचुरेट कर चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से यू कैन से भर चुका है, उसमें जितने स्पेसेस थी वो सारी की सारी भर चुकी है सॉल्यूट से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट? इनमें से कौन इंक्रीज कर सकता है सॉल्युबिलिटी को? अब इसका आंसर देखते हैं कौन सही लिखता है। सॉल्युबिलिटी को इनमें से कौन इंक्रीज कर सकता है, मतलब और ज्यादा, मान लो चीनी और पानी को घोल रहे हैं, तो कौन इसमें से इजिली घुलने पे हेल्प करेगा? बहुत सारे स्टूडेंट सेइंग ए, बी, सी। बेटा ये तुमसे मैं अल्फाबेट्स नहीं सुन रही हूँ जो तुम ABCD सुनाने लग गए। हाँ, एक ही आंसर हो सकता है। ओके, बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे सी ओके, ए एंड सी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है, कुछ लोगों ने बी बोला है, कुछ बहुत से कम लोगों ने डी भी बोला है। चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी? डिक्रीजिंग टेम्परेचर के कम करने से स्पेसेस जो थी पार्टिकल सॉल्वेंट के बीच में वो कम हो जाती थी, तो और सॉल्यूट जल्दी नहीं घुल सकता। कभी देखा है कि गर्म पानी में चीनी को घोलो या नॉर्मल पानी में घोलो और फिर एक बहुत ठंडे पानी में घोलो, तो ठंडे पानी में चीनी देर से घुलती है। टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर कम करने पे, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, एडिंग मोर सॉल्यूट। अब एक बात बताओ, 2 चम्मच चीनी अच्छे से घुल नहीं रही, तुम 4 चम्मच और डाल दो, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तो डी वाले बच्चे तो बेटा आसपास कुआं है, कहीं घर के आसपास कुआं है, बहुत ही गलत आंसर था ये आपका। रिड्यूसिंग प्रेशर को अगर आप कम कर देते हो तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं, प्रेशर को बढ़ाने पे बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जनरली, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। स्टीयरिंग ऑफ द सोल्यूशन इज द राइट आंसर। कहते नहीं कि यार घोलते रहो ना उसको, थोड़ी देर और जाओ घोलते रहो उसको, सही हो जाएगा, तो मिक्स करना, तो स्टीयरिंग जो है घोलना, स्टीयरिंग मतलब घोलना, तो वो आपका हेल्प कर सकता है, किसमें? वो हेल्प कर सकता है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने में। अगर आप प्रेशर की बात करो तो जनरली जो कहानी होती है, जनरली पे ही आप डिपेंड करते हो ज़्यादातर, क्योंकि आपके लिए यही पढ़ना है आपको। 12th में खैर इसके 2 फैक्टर्स आ जाते हैं टेम्परेचर वगैरह पे, बट यहाँ पे जनरली अगर आप बात करो तो प्रेशर बढ़ाओगे तभी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, पता है किसी को? कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, जो एकदम से फटता है ना, तो इससे ऐसे जब फटता है ना, मतलब जब ऐसे खोल दो तो ऐसे, क्या बोलते हैं उसको यार, बबल्स टाइप के निकलते हैं, वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो वो बहुत प्रेशर से लगाई जाती है उसमें, तो प्रेशर से आप उसे मिक्स करते हो, गैस को ना लिक्विड मिक्स करते हो, वो एक एग्जांपल होता है। तो प्रेशर बढ़ाने पे वो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कम करने पे नहीं होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी। तो बी वाले सारे स्टूडेंट्स करेक्ट थे, जो कि बहुत ही कुछ लोग थे, ठीक है। चलो, स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलॉइड? बताओ भाई, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी,
क्योंकि ये तो आपका कोलॉइडल सोल्यूशन का चार्ट से रिलेटेड है। बताओ स्मोक जो होती थी, धुआं जो होता था, याद करो किस टाइप ऑफ कोलॉइड का एग्जांपल था? सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस या फिर सॉलिड इन लिक्विड? इन द चैट बॉक्स जल्दी से मेरे पास आंसर्स आ जाए, जल्दी से मेरे पास आंसर आ जाए। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन? कौन से कोलॉइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता था स्मोक? कौन से कोलॉइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता था स्मोक? बहुत सारे आंसर्स, वेरी गुड, एंड द मेजॉरिटी विंस दिस टाइम। करेक्ट, एकदम सारी मेजॉरिटी करेक्ट है, ए इज द राइट आंसर। मैंने आपको बोला था बेटा, चार्ट समझा दिया था एंड मैंने बोलता कोशिश करना, एक बार लर्न जरूर कर लेना। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल होता है हमारा स्मोक। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल होता है हमारा स्मोक। बटर इज एन एग्जांपल ऑफ, यार ये तो गलत मत बताना, ये पीट दूंगी गलत बताया तो, ठीक है। ऑप्शन है लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड या फिर गैस इन सॉलिड। याद करो बटर किसका एग्जांपल होता था? बटर, बटर। अगर तुमने गलत आंसर दिया फिर चाहे तुम जितनी बटरिंग कर लेना, फिर नहीं मानूंगी इसका आंसर, फिर नहीं समझने वाली मैं। बटर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड या फिर लिक्विड इन सॉलिड या फिर गैस इन सॉलिड। किसका एग्जांपल होता है? मक्खन, बटर। ए, बी, सी और डी। बटर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड या फिर गैस इन सॉलिड। ए, बी, सी और डी। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सी, ये तुमने जो तुक्का लगाया है उदय, वेरी गुड, लिक्विड इन सॉलिड। बहुत सारे बच्चे ए लिख रहे हैं, लेकिन उदय भैया का कहना है कि ये तो इतना बेसिक्स आंसर है, तो बेवकूफ हो तुम लोग ही, बेवकूफ हो। हाँ, ऑब्वियस थोड़ा नहीं लग रहा है तुमको? लिक्विड इन सॉलिड होता है उसमें, क्योंकि वो ओवरऑल तो सॉलिड आपको दिख रहा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है ना, ओवरऑल तो वो सॉलिड दिख रहा होता है। गैस के पार्टिकल उसमें होते नहीं है, सॉलिड को सॉलिड से मिला दोगे तो वो प्रॉपर सॉलिड मटेरियल दिखता, पर वो तो बटर जो है उसमें थोड़ा सा लिक्विड टेक्सचर भी होता है, तो दैट इज लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल। कंफ्यूज भी हो रहे हो तो ए और सी में से होना था, ये बी और डी ऑप्शंस कहां से आ रहे थे? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल था ये हमारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल है? फिजिकल चेंज अभी भी पढ़ाया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, साइज, शेप चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकल उसमें कोई चेंज नहीं होगा, रिवर्सिबल हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, तो ये हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ वुड, वुड को जला देना। ऑप्शन बी रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाना। ऑप्शन सी आइस का मेल्ट होना, मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर ऑप्शन डी एग का कुक करना, यानी कि एग की प्रॉपर्टीज में चेंज लाना। ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी, विच इज द राइट ऑप्शन? बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग ऑफ एन एग, इनमें से कौन हमारे फिजिकल चेंज के एग्जांपल है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑफ कोर्स, जो मेजॉरिटी कह रही है, ऑप्शन नंबर सी, विच इज मेल्टिंग ऑफ आइस। बाकी तीनों के तीनों हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं, है ना, ये सारे के सारे हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज अपना फिजिकल चेंज, ठीक है, इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। चलो करेक्ट, ये ऑप्शन भी सबने करेक्ट दे दिया, वेरी गुड, ठीक है, इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही है ना? हाँ लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज? इन चारों में से केमिकल चेंज का एग्जांपल क्या है? तब तक आंसर तो मैं आपको समझा देती हूँ जल्दी से। केमिकल चेंज का मतलब मैम ने क्या बताया? न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होना, जो कि इरिवर्सिबल होता है, उसे आप वापस से रिवर्स जनरली नहीं कर सकते, ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल जनरली। साइज शेप में चेंज ना आते हुए इसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आ जाता है। इट कैन नॉट बी यूज, इट कैन नॉट बी रिवर्स, कोई नया सब्सटेंस बन के आ जाएगा, दैट इज अपना केमिकल चेंजेस। तो ऑप्शन ए कटिंग ऑफ पेपर, पेपर का कट होना, बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी कि वाटर को बॉइल करना, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जंग लग जाना, एंड ऑप्शन डी मेल्टिंग ऑफ वैक्स यानी कि जो कैंडल है उसकी वैक्स का मेल्ट हो जाना। ए, बी, सी और डी, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स ऑप्शन सी, विच इज रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि जब जंग लग जाती है तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, वापस से वो आयरन में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना, और साथ ही साथ उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ऑफ कोर्स इट डिस्ट्रॉयड द मेटल, बट वो एक्चुअली में एक नया सब्सटेंस होता है, तो दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि वाटर एंड मॉइस्चर या बोल लो या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे ये सेशन के साथ साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर भी हमारा खत्म होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगेन आई वांट टू से, आई डोंट नो किसी के स्कूल्स में कराया गया है या नहीं, बट जो सेपरेशन टेक्निक्स है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम सेपरेशन टेक्निक्स को नहीं करेंगे, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो यस, यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा जो है वो खत्म हो गया है।
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं, ठीक है। हमने हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी करे हैं ताकि आपको क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े समझ में आने लग जाए एंड आपको टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो पाए, ठीक है। सो आई होप सो ये सारी चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? और यार चैप्टर क्लियर हो गया होगा, अब तो परफेक्टली क्लियर लिख दो, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो परफेक्टली क्लियर। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है तो जल्दी से इन द चैट बॉक्स। चैट रेट बहुत तेज चल रही है और भी तेज होनी चाहिए ये लिखने पे, जल्दी से। क्या आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा परफेक्टली, देखो रोज तो क्लियर करते हो, अब चैप्टर खत्म हो गया तो परफेक्टली क्लियर कर लिया होगा ना। सो इन द चैट बॉक्स ये लिख देना है जल्दी से, ठीक है। ऑलराइट, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेंगे। पहले आपका आई गेस अब बायोलॉजी का सेशन एंड फिजिक्स का सेशन भी होना है, तो उसके बाद कई हफ्तों के बाद वापस आऊंगी मैं, ठीक है, वापस आऊंगी मैं परफेक्टली क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में। लेकिन हम कल तो मिलेंगे, जिसमें हम करेंगे अपना डाउट सेशन, ठीक है। एंड कल वाली क्लास आपकी कब होती है? कल वेंसडे है ना, 8 बजे होती है, तो 8 PM पे कल मिलेंगे जिसमें हम डाउट सेशन करेंगे। लेकिन बेटा डाउट सेशन करने आओगे तो एक चीज तो करके ही आना, वो क्या होता है मैम? रिविजन करके ही आना, ठीक है। कल के सेशन में रिवीजन करके ही आना, क्योंकि अगर कल आके तुमने मुझसे कोई फर्जी की बातें पूछ ली कि एक एक करके जो तुम टॉपिक पूछने लग जाते हो, तो टॉपिक्स आपको मैं सारे पढ़ा चुकी हूँ, एक बार रिवीजन आपको खुद से करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स है तो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगी परफेक्टली, ठीक है, ठीक है। तो चलो अब मेरे पास बहुत सारे परफेक्टली क्लियर आ गए। अब आपका काम क्या है कि आपको जाके अच्छे से परफेक्टली अच्छे से रिविजन करना है। रिविजन नोट से भी कर सकते हो या फिर ऐसे ऐसे करके स्पीड पे भी लगा के मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो।